पहले इमरान खान की बात करते हैं क्योंकि आज पाकिस्तान में नारे लगे हैं कि टूटेगा अडियाला का ताला, निकलेगा मुनीर का दिवाला। आज फिक्र की शुरुआत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खबर से। पाकिस्तान अपने इतिहास की उस दहलीज पर खड़ा है जहां अगले कुछ घंटों में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में हर बदलते पल के साथ बड़ा उलटफेर हो रहा है। आज पाकिस्तान में करोड़ों लोग पूछ रहे हैं कि इमरान खान को क्या हुआ। इस खबर में उन बहनों की तड़प है जो अपने भाई से मिलने के लिए बेताब है। इमरान के बेटों का दर्द है जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके वालिद जिंदा हैं। इमरान के उन लाखों समर्थकों की फिक्र है जो अपने लीडर की बस एक झलक देखना चाहते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर एक बड़े सियासी भूचाल की दहलीज पर आ गया है। पिछले कई दिनों से इमरान की बहनें पाकिस्तान की अदियाला जेल के चक्कर काट रही हैं, बाहर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन ना तो उन्हें कुछ बताया जा रहा था, ना ही उन्हें इमरान से मिलने दिया जा रहा था। ना इमरान की मेडिकल रिपोर्ट आई, ना जेल से कोई वीडियो आया। मुनीर ने इमरान के जिंदा होने का एक भी सबूत नहीं दिया। और आज फिर इमरान की बहनें नौरीन और उज़्मा खान अदियाला जेल के बाहर पहुंच गई। यहां आज फिर नारेबाजी हुई। तस्वीरें आपके सामने। इस नारेबाजी के बाद इमरान खान की बहन उज़्मा खान को आखिरकार मिलने की इजाजत दी गई। जाते हुए इज़्मा ने सिर्फ इतना कहा कि वो पहले जाकर देखेंगी कि आखिर इमरान को किस हालत में रखा गया। देखिए आप जरा। सोचिए आप, जब एक कोर्ट ने आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने, उसको भी वहां की सरकार नहीं मान रही है और कोर्ट बस देख रही है। यह है पाकिस्तान की हालत। लेकिन इस सबसे पहले इमरान समर्थकों का भारी हुजूम अदियाला जेल के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे भारी संख्या में इमरान के समर्थक अदियाला जेल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा हो गए। इन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई थी। पाकिस्तान में अब 1 से 3 दिसंबर तक कोई भी सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन करने, 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। लेकिन फिर भी इमरान समर्थक बड़ी संख्या में अदियाला जेल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर जमा हो गए। इंटरेस्टिंग बात क्या थी, यह सब कुछ हो रहा था तो एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मुनीर देखना चाहते थे कि इमरान की पार्टी में कितना दम है, उसके हिसाब से अगली तैयारी की जाएगी। खैर, जनरल असीम मुनीर की आर्मी और शहबाज शरीफ की पुलिस ने रावलपिंडी को छावनी बना दिया। अदियाला जेल तक जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। हर रास्ते पर फोर्स तैनात थी। सड़कों पर कंटेनर और ट्रक खड़े कर दिए। चप्पे चप्पे पर इमरान समर्थकों की तलाशी ली गई। इतने हंगामा और हो हल्ला के बाद भी इमरान की बहन को मिलने की इजाजत दी गई जैसे तैसे। इमरान की बहन उज़्मा की इमरान से मुलाकात करीब 20 मिनट हुई। उज़्मा ने बताया कि जेल में इमरान का मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान काफी गुस्से में थे और इमरान खान ने अपनी हालत के लिए असीम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया। इस पर पहले फिक्र की एक न्यूज रील देखिए, फिर आपको बताएंगे कि असीम मुनीर और जरदारी मिलकर पाकिस्तान में क्या बड़ा खेल करने जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और इस वक्त मुनीर एंड कंपनी हर तरफ से घिरती जा रही है। और अब सवाल यह है कि क्या असीम मुनीर खुद के ही मुल्क में किसी षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इमरान को लेकर रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक गदर मचा हुआ है, वहीं राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अचानक संसद के दोनों सदनों की मीटिंग बुला ली। जो शहबाज शरीफ विदेश यात्रा पर थे, उन्होंने भी अचानक पाकिस्तान लौटने का फैसला कर लिया। उनकी वापसी भी इस बात का संकेत है कि कोई बड़ा और अप्रत्याशित फैसला होने वाला है। इस बैठक को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इमरान के समर्थकों का मानना है कि इस बैठक का असली मकसद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की राजनीतिक हैसियत को कम करना है। क्लिपिंग द विंग्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। सूत्रों के अनुसार संसद की ज़ाबात बैठक के पीछे फील्ड मार्शल असीम मुनीर का हाथ है। माना जा रहा है कि मुनीर इमरान की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है और वो अभी से साजिश में लग गए हैं। और एक और फैक्ट हम बार बार आपको बता रहे हैं,
ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इमरान को कई जनरल्स का सपोर्ट मिल रहा है, कई आईएसआई के मेंबर्स का सपोर्ट मिल रहा है जो मुनीर की तानाशाही से परेशान है। सूत्रों के अनुसार मुनीर जरदारी के साथ मिलकर एक नया कमांड ढांचा बनाना चाहते हैं। मुनीर पीटीआई के शासन वाले खैबर पख्तूनवा में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। मुनीर राष्ट्रपति शासन लगाकर तालिबान के हाथों शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं। मीटिंग के बाद 24 घंटे में सीडीएफ पर नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन जिसको लेकर यूएन ने भी आपत्ति जताई है, उसके बाद भी फील्ड मार्शल असीम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ नहीं बन पाए। इसके लिए 29 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन 3 दिन बाद भी यह पद खाली पड़ा है। सीडीएफ बनते ही मुनीर को परमाणु हथियारों की कमान मिल जाएगी। इससे मुनीर देश के सबसे ताकतवर शख्स बन जाते, लेकिन शायद शहबाज शरीफ ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने अब तक नोटिफिकेशन पर साइन नहीं किया। यानी पाकिस्तान आज ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। और इतिहास गवाह है, पाकिस्तान में जब जब ऐसा होता है तब तब तख्ता पलट होता ही होता है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान छल करने से बाज भी नहीं आता है। और इसका एक और उदाहरण अब देखने को मिला। कल तो आपने खबर देखी होगी ना, उनके मीडिया ने कहा कि भारत ने एयर स्पेस नहीं दिया। अच्छा खासा सबको पता है कि भारत ने एयर स्पेस दिया। पाकिस्तान ने साइक्लोन से निपटने में मदद के लिए श्रीलंका को राहत सामग्री भेजने का फैसला किया। वेरी गुड। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस भी खोल दिया, जिसके ऊपर उन्होंने कल झूठ बोला था, लेकिन सबको सच पता है। लेकिन पाकिस्तान ने श्रीलंका को क्या भेजा, ध्यान से देखिए, एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेज दी। जब पाकिस्तान से श्रीलंका को भेजी गई राहत सामग्री को देखा गया, इवैल्यूएट किया गया, तो पाकिस्तान की पोल खुल गई। पाकिस्तान ने पानी, दूध पाउडर और आटे सहित कई पैकेट भेजे थे, लेकिन उन फूड पैकेट पर एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 की थी, यानी 1 साल से ज्यादा पुराना माल। श्रीलंका साइक्लोन की वजह से भारी बाढ़ का सामना कर रहा है। 390 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है, 370 लोग लापता हैं। देश में 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सोचिए, साइक्लोन पीड़ित ये लोग जब एक्सपायर हो चुके सामान का इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या। लेकिन पाकिस्तान, खैर, अब आपको पीओके लेके चलते हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हमास और जैश-ए मोहम्मद के टेरर नेटवर्क का वीडियो वायरल है। हमास, भारत के लिए अभी तक जैश ही चुनौती था, लेकिन अब हमास के साथ जैश की टेरर फ्रेंडशिप भी खतरनाक बनती जा रही है। सवाल यह है कि क्या अब वो समय आ चुका है जब भारत को अपना स्टैंड बदलना चाहिए, जैश की तरह हमास को भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना चाहिए। पीओके से आतंक की डबल साजिशों पर फिक्र की रिपोर्ट जरूर देखिए। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अब हमास का भी आना जाना लगा रहता है। हमास के आतंकी वहां खुलेआम रैलियों में, सभाओं में दिखाई देते हैं। इसका ठोस सबूत ददियाल इलाके से वायरल इस वीडियो में मिला है। वाकया 29 नवंबर का है, जिसमें देखा जा सकता है कि जैश-ए मोहम्मद ने एक आतंकी मंच सजाया हुआ है। मंच पर हमास के टॉप आतंकी मुख्य अतिथि के तौर पर बैठे हैं। उनके सम्मान में जैश का एक आतंकी जहरीले गीत गा रहा है। हमास के आतंकी ये गीत सुनकर गदगद हैं। इसी मंच पर जैश आतंकी इलियास कश्मीरी भी मौजूद है। उसने हमास से प्रेरणा लेने और हमास के स्टाइल में आतंकी गतिविधियों को जारी रखने की कस्में खाई हैं। यानी जैश का प्लान है कि हमास ने जिस तरह से इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था, उसी तर्ज पर जैश भी भारत में खतरनाक हमले की योजना बना रहा है। हालांकि मसूद अजहर ये प्लान बनाने के चक्कर में शायद भूल गया कि ऐसा कोई दुस्साहस इस बार उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। इसका ट्रेलर पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद वो देख भी चुका है। भारतीय सेना ने बहावलपुर में ब्रह्मोस से हमला करके जैश के हेडक्वार्टर को कब्रिस्तान में बदल दिया था। खैर, बहावलपुर की चर्चा चल पड़ी है तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस साल 5 फरवरी को हमास के टॉप लीडर खालिद कदूमी का बहावलपुर में अचानक से दौरा हुआ था। हमास के आतंकियों ने उसका फूल मालाओं से स्वागत किया था। वहां से उसने कश्मीर पर जहरीली तकरीरें भी की थी।
अब ये दूसरी बार है जब जैश ने पीओके में फिर से हमास की मेहमान नवाजी की है। इसलिए सवाल गंभीर है, क्या भारत की सुरक्षा को अब जैश के साथ साथ हमास से भी बड़ा खतरा है? कि हम लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा। ये पहले भी सुनने को मिल रहा था कि हमास और जैश मिल रहे हैं। यही नहीं, पीओके में मुझे लगता है बांग्लादेश की तरफ भी उनका गतिविधियां देखी गई हैं। तो ये जो गठबंधन है इन दोनों आतंकी संगठनों के बीच बहुत ही डेंजरस है। हमास के आतंकी जब पीओके में देखे गए हैं, जैश और हमास में टेरर गठबंधन हुआ है, तब हमास के दुश्मन इजराइल की सेना ने भारत से जो बड़ी मांग उठाई है उस पर भी गौर करना उतना ही जरूरी है। आईडीएफ के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशनी ने अपील की है कि भारत को हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। इजराइल की मांग एक तरफ और भारत के दशकों पुराने कूटनीतिक रिश्ते दूसरी तरफ। हालांकि जब पीओके में हमास जैश के साथ आतंकी मंच को साझा करेगा तो क्या जवाब में भारत को भी स्टैंड बदलना चाहिए? हमने इस बारे में रक्षा विशेषज्ञ से बात की, सुनिए उनका क्या मानना है। प्रूफ हो जाता है कि किसी न किसी प्रकार से हमास जो है भारत में अगर आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो मुझे वो लगता है ये सही वक्त है इसको एक तरीके से आतंकी संगठन घोषित करना। जैश हमास से ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग ले रहा है, हमास स्टाइल में हमला करने का ख्वाब देख रहा है। यानी अब जैश के साथ साथ हमास को भी कड़ा संदेश देने का समय आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आप सोच रहे होंगे कि अगली खबर से पहले मैं ये फोन क्यों देख रहा हूं। अगली खबर ही इससे मिलती जुलती है, सारा मामला इसी का तो है। हमारी अगली खबर का फोकस उस मोबाइल फोन पर है जो कई लोगों का मित्र भी है और मालिक भी है, जिसमें लोग अपनी निजी जानकारियां सेव करके रखते हैं। आज उसी मोबाइल फोन के एक ऐप को लेकर देश में फिक्र वाले सिग्नल निकल रहे हैं और काफी तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं। सवाल है कि क्या एक एप्लीकेशन के जरिए आपकी जासूसी हो सकती है? यह आरोप किसी और पर नहीं बल्कि खुद सरकार पर लगे हैं, जिसके बाद से मोदी सरकार बैकफुट पर है। जिस ऐप के चलते यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है उसका नाम है संचार साथी। पूरी खबर ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, सारे जवाब। केंद्र सरकार ने 28 नवंबर को सभी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को एक निर्देश भेजा। इसमें कहा गया कि अब सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करके ही उसे बेचा जाएगा। मतलब जो नए फोन बनेंगे उनमें सरकारी ऐप पहले से इंस्टॉल रहेगा। अब इस निर्देश का पालन करने के लिए सरकार ने सभी कंपनियों को 90 दिन का वक्त दिया, लेकिन किंतु परंतु सियासत के वाईफाई में आते ही संचार साथी पर संग्राम शुरू हो गया। विपक्ष का इल्जाम है कि सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की जासूसी करने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या वाकई संचार साथी ऐप के जरिए आपकी निजी जानकारी चोरी होने का रिस्क है या जासूसी का खतरा है? विपक्ष के आरोपों के बाद आम आदमी के मन में चिंता के सिग्नल उठने शुरू हो गए हैं। उसकी वजह निर्देश में लिखी एक लाइन है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों से कहा कि जो नए फोन बनेंगे उनमें संचार साथी ऐप पहले से रहेगा, जबकि पुराने फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप इंस्टॉल होगा। इससे वैसे एक कंपनी को आपत्ति है, वो हम आपको बताने वाले हैं। खैर, खबर यह भी आई कि सरकारी निर्देश के अनुसार यूजर ऐप को डिलीट नहीं कर सकेंगे। मतलब मैंडेटरी है बिल्ट इन ऐप, और ना ही संचार साथी ऐप को किसी तरह से डिसेबल किया जा सकेगा। लीजिए, बस यहीं से सरकार की मंशा पर सवाल उठे कि आपके यहां हमारे मोबाइल में किसी ऐप को रखने की अनिवार्यता कैसे हो सकती है? व्हाई इज इट मैंडेटरी? इसी सवाल को लेकर विपक्ष की पूरी फोर्स सरकार पर हमला बोल देती है। अभिव्यक्ति की आजादी वाले तर्क दिए जाने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि केंद्र को सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने संचार साथी ऐप को पेगासस प्लस बताया, तो सरकार ने कहा यह मोबाइल ऐप लोगों के लिए फायदेमंद है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि एक ऐप के जरिए हमारी जासूसी नहीं की जा सकती, तो सरकार ने जवाब दिया जासूसी के आरोप सरासर गलत है। प्रियंका गांधी ने इसे लोगों की प्राइवेसी पर हमला बताया, तो टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप लोगों को धोखाधड़ी से बचाएगा।
प्रियंका ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार लोगों की निगरानी कर रही है, तो ऐप को अनिवार्य बताने वाले दावे पर भी सरकार की सफाई आई और कहा कि यूजर्स मोबाइल से संचार साथी ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब मैंडेटरी नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि लोगों के पास इस ऐप को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का भी विकल्प होगा। लेकिन विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए उस निर्देश की कॉपी लेकर आ गया जो मोबाइल कंपनियों को भेजे गए थे। वो कॉपी हमारे पास भी मौजूद है, देयर यू गो। ध्यान से देखिएगा, इसके 7वें पॉइंट के पैरा बी की आखिरी लाइन में लिखा है कि ऐप को काम करने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि यूजर्स के पास ऐप को डिलीट करने का भी विकल्प होगा। पहले यह भी लिखा गया था कि संचार साथी ऐप को डिसेबल भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब सरकार का जवाब आया है कि यह ऐप किसी भी यूजर्स के लिए अनिवार्य नहीं होगा। अब या तो निर्देश की कॉपी में लिखी लाइनें सही हैं या फिर केंद्रीय मंत्री का बयान। कुल मिलाकर संचार साथी वाले इस विवाद से निकले सियासी सिग्नल काफी स्ट्रांग है, काफी कंट्रोवर्शियल है। स्क्रीन पर आपके एक रील है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। So it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. We are turning this country into a dictatorship. नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। हर मोबाइल में 10, 15, 20 ऐप होते हैं ना, तो अगर आपकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है तो उससे आपको परेशानी क्या है? I think compulsory in a democracy is troubling. In fact, the government should explain all this to the public instead of just passing an order that the media reports. चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने ही गृह मंत्री की जासूसी करा ली। It is an attack on privacy. This is what seems to be. Because in the name of helping the people's consumer, BJP government is trying to attack on privacy of the common people. We had an experience of Pegasus here in India. वैसे आप क्या नहीं जानना चाहेंगे कि संचार साथी ऐप है क्या और इससे क्या होता है? चलिए इसकी डिटेलिंग करते हैं, फिर आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, सरकार का दावा है कि संचार साथी सरकारी ऐप साइबर सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ये आम लोगों को टेलीकॉम फ्रॉड से बचाने के लिए काफी कारगर है। ये सीधे टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रणाली यानी CEIR से जुड़ा है, जिसमें देश के हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर दर्ज रहता है। 2023 में सबसे पहले संचार साथी वेब पोर्टल के रूप में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जनवरी 2025 में सरकार ने इसे ऐप के रूप में लॉन्च किया था। प्ले स्टोर पर मौजूद इस ऐप से मिली जानकारी के अनुसार अब तक इसे 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस ऐप की मदद से 7 लाख से ज्यादा चोरी फोन वापस मिले। सिर्फ अक्टूबर में 50,000 चोरी किए गए फोन रिकवर किए गए हैं। इसी संचार साथी ऐप की मदद से करीब 3 करोड़ फर्जी कनेक्शन काटे गए हैं, जबकि 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं। इसीलिए सरकार कह रही है कि संचार साथी लोगों के लिए जरूरी है और लाभदायक भी। सरकार के अनुसार अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाए या खो जाए, देखिए 2 कंडीशंस हैं। अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाए या खो जाए तो इस ऐप से तुरंत फोन को ब्लॉक किया जा सकता है। इसके अलावा फोन को ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि यह फैसिलिटी आईफोन में इनबिल्ट आती है, वो iOS में होती है। खैर, संचार साथी ऐप से यह भी पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर एक समय में कितने सिम चल रहे हैं। यह भी आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर बता सकता है। वैसे इसके अलावा आपके पास फ्रॉड कॉल आती है तो आप उस नंबर की शिकायत सीधे इस ऐप से कर सकते हैं। किसी भी मोबाइल के IMEI नंबर को ऐप में डालकर चेक कर सकते हैं कि फोन असली है, चोरी का है या ब्लैकलिस्ट है। इंटरेस्टिंग। साथ ही यह संचार साथी ऐप सभी प्रमुख बैंकों और संस्थानों के वैध और सुरक्षित नंबर दिखाता है।
यानी आपको जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वाले नंबर्स आते हैं उससे बच सकते हैं, जिससे यूजर किसी गलत नंबर पर कॉल ना करे। इसके बावजूद ऐप के जरिए जासूसी की बात कही जा रही है। हमने इस पर एक डेमो भी किया है और एक्सपर्ट से भी बात की। आपको यह जरूर देखना चाहिए। कि मैं इस समय संचार साथी ऐप में हूं और इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो मैं इसमें नाम डाल देता हूं, अपना लास्ट नेम डाल देता हूं और इसके बाद इसको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको बेसिकली ये कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ, आप ये सुविधा लेना चाहते हैं और सरकार से जो डेटा है वो शेयर करना चाहते हैं। हमारे फ़ोन्स की जासूसी ये ऐप कर सकता है और किसके फ़ोन की क्या जासूसी करेगा वो गवर्नमेंट पे होगा, क्योंकि सारा कंट्रोल उनके हाथ पे होगा। गवर्नमेंट को ये ऐप पुश करने की भी ज़रूरत क्या है। जिसको ये ऐप चाहिए वो डाउनलोड करेगा, इसको यूज़ करेगा। अगर काम की चीज़ है, हम जो ऐप्स अपने फ़ोन में डालते हैं वो हम अपने हिसाब से डालते हैं। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कौन है डिसाइड करने वाला कि हमारे फ़ोन पे कौन सा ऐप होना चाहिए। ये तो फिर इसका ये मतलब है ना कि वो हमारे फ़ोन में घुस रहा है। देखिए, विपक्ष कह रहा है कि संचार साथी ऐप दरअसल पेगासस का दूसरा रूप है, जिसका इस्तेमाल सरकार जासूसी के लिए करेगी। इसीलिए दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पेगासस इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के जरिए तैयार जासूसी सॉफ्टवेयर है, जबकि सरकार के मुताबिक संचार साथी साइबर सिक्योरिटी टूल है। दोनों के ऑपरेशनल डिटेल अलग हैं। पेगासस बिना यूजर की सहमति के उसका फोन एक्सेस कर सकता है, जबकि संचार साथी में यूजर्स की सहमति का विकल्प है। पेगासस को डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। अगर जासूसी करने वाले चाहें तो यह सॉफ्टवेयर आपके फोन में आपकी मर्जी के बिना एंटर कर सकता है, जबकि सरकार का कहना है संचार साथी ऐप से जासूसी नहीं हो सकती है। पेगासस से जासूसी के लिए कोई लिंक क्लिक करने या ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जबकि संचार साथी नाम का ऐप अभी प्ले स्टोर पर मौजूद है। हालांकि यहां विवाद सिर्फ इस बात को लेकर था कि आखिर सरकार किसी ऐप को मोबाइल में रखने के लिए बाध्य कैसे कर सकती है। अब इस पर सफाई आ चुकी है। वैसे भारत में मौजूद करीब 1 करोड़ 40 लाख आईफोन यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट है। खबर यह है कि एप्पल को केंद्र सरकार के इस निर्देश पर आपत्ति है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि एप्पल संचार साथी वाला यह फैसला नहीं मानेगा। कंपनी की ओर से जल्द सरकार को जवाब भेजा जाएगा कि वो दुनिया में कहीं भी ऐसे फैसले का पालन नहीं करती है। सुरक्षा कारणों के चलते एप्पल निर्देश मानने से पीछे हट रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे कंपनी के iOS इकोसिस्टम की निजता और सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। हालांकि अभी खुद एप्पल की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रॉयटर्स के अनुसार दूसरी कंपनियां भी अभी इसका रिव्यू कर रही हैं। इसके बाद वो अपना जवाब सरकार को भेजेंगी। खैर, अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक हंगामे से दूसरे हंगामे की, और ये संसद के अंदर और बाहर के हंगामे की बात कर रहे हैं। संसद की कार्रवाई आज भी हुई। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे के नाम रहा, मगर यह हंगामा संसद के अंदर भी हुआ और बाहर भी। अंदर की तस्वीर दिखाने से पहले संसद के बाहर का नजारा देखिए आप। ये देखिए, स्टॉप सर स्टॉप, वोट चोरी। अच्छा, आज सुबह कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने सदन परिसर में एसआईआर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शरीक हुए। इन सब ने एसआईआर की प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए उसे बंद करने की मांग की है। सॉरी। इसी एसआईआर और चुनाव सुधार पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष ने लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा कर दिया। इस जबरदस्त हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक और आखिर में पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर गतिरोध देखने को मिला है, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हालांकि बाद में सरकार और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध थम गया। विपक्षी मांग को मानते हुए सरकार चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार हो गई। संसद की बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह तय हुआ है कि बीएसी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के लिए कार्रवाई की योजना बनाती है। इस कमेटी की बैठक में तय क्या हुआ है वो देखते हैं। पहला पॉइंट, अगले हफ्ते दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। इनमें पहला है वंदे मातरम और दूसरा है चुनाव सुधार। एक्सक्यूज मी। सोमवार यानी 8 दिसंबर को लोकसभा में पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जिसमें पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया। इसके बाद 9 दिसंबर मंगलवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष एसआईआर पर बात रखेगा।
कुल मिलाकर संसद का अगला हफ्ता खूब हंगामेदार रहने वाला है। हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे इसकी। इस बात पे सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। That BSc meeting we raised for the electoral reforms discussion, means SAR discussion. Government has agreed. At the same time, Vande Mataram, that also discussed, that also agreed. हम लोग तो चाह ही रहे थे, कभी नहीं कहा कि हम चर्चा नहीं। उनको चर्चा कम करना था, हल्ला ज़्यादा करना था, लोकसभा को डिस्टर्ब करना था। सरकार शुरू से कह रही है चर्चा मांगो, चर्चा दूंगा। सहमति बन गई है और इस बात पर चर्चा होगी कि चुनाव के सुधार से लेके जो समस्याएं चल रही हैं, SIR से लेके BLOs की जो समय से लेके तमाम जो समस्याएं हैं उस पर व्यापक चर्चा का एक फैसला हुआ है सदन में। देखिए, इस हंगामे के अलावा एक और हंगामा है जो 2 दिनों से चल रहा है। वो है कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के स्ट्रीट डॉग का मामला। वैसे तो ये मुद्दा शांत हो गया था, लेकिन राहुल गांधी ने एक बयान से इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। आज संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने उस स्ट्रीट डॉग के बारे में पूछा कि क्या वो यहां आया था। इस पर पत्रकारों ने कहा जी हां। तो राहुल ने पूछा कि पेट अलाउ नहीं है क्या, तो किसी ने कहा कि रूल बुक में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतने में राहुल गांधी ने सदन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहां अलाउ नहीं है, लेकिन अंदर अलाउ है। राहुल गांधी की यही बात बीजेपी को नागवार गुजरी। इस बयान का जवाब देने के लिए तुरंत बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने राहुल गांधी का बयान और उसका अर्थ मीडिया को बताया। क्या कर दिया बेचारे कुत्तों ने? यहाँ आया था? हाँ सर, यही है। अलाउ नहीं है? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउ नहीं है। पेट अलाउ नहीं है, अंदर अलाउ नहीं है। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा अंदर तो अलाउड है, अंदर तो अलाउड है, इशारा करते हुए सदन की तरफ। और वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि अंदर तो सरकारी रूप से अलाउड है, अंदर अपने भी सांसदों को, अपने गठबंधन के सांसदों को और देश के तमाम सांसदों को उन्होंने कहा अंदर तो अलाउड है। क्या देश आपका सम्मान करेगा? क्या लोग आपको वोट देंगे यदि इस प्रकार से आप बात करेंगे? तो जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, आने वाले समय में काफी फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। फायरवर्क्स की बात कर रहे हैं तो जरा सोचिए, आसमान में गरजता एक फाइटर जेट 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता हुआ, तभी अचानक खतरा आ जाता है और पायलट की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन क्या होगा अगर वो फटाफट बाहर निकल आए, सुरक्षित जमीन पर उतर जाए? ये सिर्फ फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि हकीकत बन गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने के दमखम से आज की ये खबर DRDO से आई है, जिसने चंडीगढ़ के टर्मिनल बॉलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में एक धमाकेदार टेस्ट किया। रॉकेट स्लेड पर मॉक कॉकपिट को 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दी गई, वो भी रेल ट्रैक पर, और फिर अचानक कैनोपी उड़ा दी, तुरंत सीट इजेक्ट हुई और पैराशूट खुला। सब कुछ एकदम परफेक्ट। ये टेस्ट न सिर्फ पायलट की जान बचाने के लिए का राज खोलता है, बल्कि तेजस सहित हमारे स्वदेशी जेट्स को और मजबूत बनाता है। ध्यान से देखिए जरा, देखिए वीडियो क्लिप। आग के गोले में स्लेड दौड़ रही है, फिर धमाका होता है, कैनोपी टूटती है, डमी पायलट उछलता है और धीरे धीरे पैराशूट से नीचे आता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस स्पीड में 20 G से ज्यादा का दबाव झेला गया, यानी ग्रेविटी। पहले 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक टेस्ट हो चुके थे, लेकिन अब 800 किलोमीटर प्रति घंटे पर यह टेस्ट हुआ है, जो कमाल है।
इससे विदेशी सिस्टम्स पर निर्भरता कम होगी और पैसे बचेंगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL ने साथ मिलकर यह कमाल किया है। इसके साथ ही भारत ही अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो ऐसे हाई स्पीड इजेक्शन टेस्ट खुद कर सकते हैं। इस खबर में जय हिंद वाली फीलिंग है। इस खबर में क्रिटिकल कंपोनेंट यह है कि पायलट किसी भी स्पीड पर अगर नीचे हिट भी कर रहा है तो भी इजेक्ट कर सकता है। हालांकि अब प्लेन के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये एक फैक्टर जो है आने वाले समय में वेन करेगा। हम बात कर रहे हैं अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की। कल हमने आपको बताया था कि आखिर पुतिन जब भारत आएंगे तो उनके साथ कितना बड़ा डेलीगेशन होगा, वो कैसे 2 दिन बिताएंगे, उनकी सुरक्षा कैसी होगी, होटल में उनके लिए क्या इंतजाम होंगे। लेकिन आज पुतिन की भारत यात्रा पर इससे भी बड़ा अपडेट आ गया है। पुतिन के दौरे से पहले रूसी सांसद ने भारत के साथ महत्वपूर्ण सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है संसद ने। वहीं आज क्रेमलिन के प्रवक्ता और पुतिन के खास दिमित्री पेस्कोव से सीधे TV9 भारतवर्ष ने सवाल किया, भारत के साथ कितनी बड़ी डील होने वाली है, क्या भारत को रूस से सुखोई 57 फाइटर जेट मिलने वाला है। इस पर उन्होंने जो कहा वो भारत के लिए गुड न्यूज से कम नहीं है। इस पर फिक्र की न्यूज रील जरूर देखें। पुतिन के भारत दौरे पर एक ऐसी मेगा डील हो सकती है जो इंडियन एयरफोर्स को अजेय बना देगी। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमला करता है। ये भारत के एयर पावर का नया चैप्टर है जिसके संकेत क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में दे दिए हैं। Whether Russia has given any kind of offer to India regarding Su-57? So, Su-57s, best plane in the world. Yes, it's not over-exaggeration. It's the best plane in the world. And the issue of Su-57s certainly will be on the agenda during the coming visit. यानी ये तय हो गया है कि पुतिन जब दिल्ली आएंगे तो पीएम मोदी के साथ इसी सुखोई 57 लड़ाकू विमान को भारत को सौंपने पर भी जरूरी बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रूस ने काफी पहले ही भारत को Su-57 का बड़ा ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत भारत इस रूसी लड़ाकू विमान का घर में ही को प्रोडक्शन कर सकता है। सोचकर देखिए, अगर ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान वाले संकट से जूझ रही इंडियन एयरफोर्स की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि रूस का ये मल्टी रोल फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार को चकमा देकर खुद को छुपाए रखने में सक्षम है। डबल इंजन सिंगल सीटर और मैक 2 की टॉप स्पीड यानी करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस जेट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, कई मिशन को एक ही समय में अंजाम देने में सक्षम है, लंबी दूरी की मारक क्षमता और भारी हथियार ले जाने की शक्ति से लैस है। इसमें R-37M यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली सबसे घातक मिसाइल लगी है, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से भी अधिक है। एयर टू एयर के अलावा एयर टू ग्राउंड अटैक भी कर सकता है। चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए भारत को इस तरह के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। इसके अलावा पीएम मोदी और पुतिन के बीच 2030 तक $100 बिलियन के कारोबार पर भी बात होगी। रूस ने उम्मीद जताई है कि पुतिन का भारत दौरा उतना ही सफल होगा जितना प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा था। मनीष झा की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब आपको अमेरिका वेनेजुएला में बढ़ती दुश्मनी का बारूदी ट्रेलर दिखाते हैं। दोनों देशों में जंगी तैयारी तेज है। ट्रंप और निकोलस मादुरो एक दूसरे को जमकर वार्निंग दे रहे हैं।
और डायलॉग बाजी ऐसी मानो कोई एक्शन सीन चल रहा हो। ट्रंप ने मादुरो को चेतावनी दी है, कहा है खुद को और परिवार को बचाओ, वेनेजुएला से निकल जाओ। मादुरो ने भी इस धमकी पर सीधे ट्रंप को ललकारा और कहा कि अगर ट्रंप में हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाएं। ट्रंप ने मादुरो को वार्निंग देते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करने की ताकत रखता है। जवाब में मादुरो ने दहाड़ते हुए कहा, वेनेजुएला एकजुट है, देश की रक्षा के लिए हर नागरिक तैयार है। मादुरो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया वेनेजुएला को गुलामों वाली शांति मंजूर नहीं, संप्रभुता और अखंडता के लिए हर हद पार करेंगे। मादुरो ट्रंप की धमकियों से इतने बेफिक्र दिखे कि जब एक कार्यक्रम में बच्चों के बीच पहुंचे तो डांस करने लग गए। ऐसा लगा मानो वो ट्रंप को चढ़ा रहे हो। मादुरो का ये डांस भी तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरा घटनाक्रम फिल्मी नहीं बल्कि एक हाई वोल्टेज कूटनीति है। खैर, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ये टकराव जुबान के स्तर से आगे निकल गया है। दोनों के बीच सेंस स्तर पर भी टकराव जो है वो नेक्स्ट लेवल पर आ चुका है। अमेरिका ने वेनेजुएला के एयर स्पेस को पूरी तरह बंद करने की घोषणा कर दी है। चिंताजनक खबर है, कैरिबियन सागर में अमेरिका की नेवी बड़ी तैयारी कर रही है। आज वेनेजुएला के समंदर के पास अमेरिकी युद्धपोत की हलचल देखी गई है। वेनेजुएला के बेहद करीब आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट मंडरा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कई संदिग्ध ड्रग ले जाने वाली नावों पर हमले किए हैं। इन हमलों में अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं वेनेजुएला पर हमले को लेकर ओवल ऑफिस में बड़ी बैठक हुई है। ट्रंप के साथ शीर्ष सुरक्षा अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे, जबकि वेनेजुएला की सेना भी जवाब देने के फुल मूड में दिखाई दे रही है। एक तरफ सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हमले का अभ्यास किया गया, वहीं रिपोर्ट्स ये है कि वेनेजुएला ने दो तरह का वॉर प्लान बनाया। एक तरफ गुरिल्ला वॉर और तोड़फोड़ की रणनीति अपनाई जाएगी। 280 ठिकानों से अमेरिकी सेना पर गुरिल्ला अटैक की तैयारी है, जबकि 5000 से ज्यादा इग्ला मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। मादुरो के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि चीन और रूस भी अमेरिका की आक्रामकता के खिलाफ अब वेनेजुएला के साथ आ गए। इसीलिए मादुरो ने अब ट्रंप के सामने न झुकने की कसम खा ली है। अमेरिका से निपट लेने की धमकी देकर गेंद ट्रंप के पाले में डाल दी है। यह अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि के लिए एक चैलेंज है। अब आपको दुनिया के सबसे आधुनिक और सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताते हैं। इजराइल के इस डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन बीम। एक ऐसा हथियार जो ना तो मिसाइल दागता है, ना ही जिससे गोले निकलते हैं, बस निकलती है तो एक रोशनी की किरण यानी लेजर बीम, और ये बीम दुश्मन को हवा में नष्ट कर देती है। इजराइल इसे बहुत जल्द अपने देश की सुरक्षा में तैनात करने वाला है और विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे ही ये सिस्टम एक्टिवेट होगा तो दुनिया में वॉरफेयर की परिभाषा बदल जाएगी। इजराइल का आयरन बीम, नाम सिर्फ 2 शब्दों का, लेकिन ताकत इतनी कि किसी भी युद्ध के समीकरण बदल कर रख दे। यह दुनिया का पहला ऐसा लेजर युक्त एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार को बिना एक भी मिसाइल चलाए कुछ ही सेकंड में राख में बदलने की ताकत रखता है। आयरन बीम एक उच्च शक्ति लेजर हथियार प्रणाली है जिसकी क्षमता 100 किलोवाट। लेजर की ये शक्ति 10 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन को कुछ ही सेकंड में नष्ट कर सकती है। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसे आयरन डोम के वार्निंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ये वो सिस्टम है जो इजराइल के आसमान में मंडराने वाले खतरे की चेतावनी देता है। जैसे ही आसमान में कोई खतरा नजर आएगा तो ये सिस्टम तुरंत फैसला करेगा कि उसे नष्ट करने के लिए आयरन डोम का यूज करना है या आयरन बीम का। आयरन डोम की एक मिसाइल करीब 50,000 अमेरिकी डॉलर की है, जबकि आयरन बीम से एक लेजर शॉट लगभग आधे डॉलर के बराबर पड़ेगा और नुकसान कई गुना ज्यादा करेगा। आयरन बीम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले बेहद सस्ते और तेज रफ्तार ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए सबसे ज्यादा कारगर माना जा रहा है। दुनिया के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को रोकने में तो 90 से 95% तक कारगर दिखते हैं, लेकिन स्वार्म ड्रोन अटैक के सामने उनकी क्षमता घटकर 50% तक रह जाती है। इसी कमी को पूरा करने का दावा इजराइल का आयरन बीम करता है। इसके सेंसर, फायर कंट्रोल कंप्यूटर, रडार और ट्रैकिंग डिवाइस चीते की रफ्तार से अपने टारगेट को पकड़ते हैं और फिर एक लेजर बीम प्रकाश की गति से अपने दुश्मन को मार गिराती है, फिर चाहे दुश्मन अकेले हो या झुंड में। दावा किया जा रहा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध के 2 महत्वपूर्ण नियमों को बदलने वाला है। पहला, इंटरसेप्शन की लागत, मतलब ये कि जहां मिसाइलों पर हजारों डॉलर खर्च होते हैं,
वहीं लेजर कुछ पैसों में काम कर देता है। दूसरा, गोला बारूद की उपलब्धता। जखीरे में मिसाइलें खत्म हो सकती हैं, लेकिन लेजर नहीं। यही वो तकनीक है जो भविष्य में मिसाइल पर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम को पीछे छोड़ देगी। और अब जरा ध्यान से देखिएगा 9 बड़ी खबरें तेज रफ्तार में। केंद्र सरकार ने पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। देश भर के राज्य भवन का नाम अब लोक भवन होगा। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले केंद्र ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया था। साथ ही पीएम आवास का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया था। सरकार ने लोकसभा में बताया कि देश में 2 चरणों में जनगणना की जाएगी। पहले चरण में अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 के बीच, जबकि दूसरे चरण की जनगणना फरवरी 2027 से शुरू होगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी सदन को दी है। पहले चरण में मकानों की लिस्ट और आवास गणना होगी। उसके बाद दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी। रोंगिया मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। अवैध तरीके से घुसपैठ करने वालों को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि क्या आप चाहते हैं कि हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाएं? कोर्ट ने पूछा कि अगर कोई घुसपैठिया है तो क्या उसे अंदर रखना हमारा दायित्व है? सीजेआई ने यह भी कहा कि कोई गैर कानूनी तरीके से देश में घुसता है, फिर वही बाद में कानून के तहत अपने अधिकारों की मांग करने लगता है। सेफ्टी सर्टिफिकेट की मियाद बीत जाने के बावजूद विमान उड़ाने को लेकर एयर इंडिया को कड़ी फटकार लगी है। कंपनी एक ऐसे एयरक्राफ्ट को चला रही थी जो उड़ने लायक नहीं था। इसके बावजूद इस विमान को कई बार उड़ान की मंजूरी दी गई। 164 सीटों वाले एयरबस A320 का एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था। फिलहाल ये विमान ग्राउंड कर दिया गया है। डीजीसीए ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार में गृह मंत्रालय के बाद विधानसभा स्पीकर का पद भी बीजेपी के खाते में चला गया। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार निर्विरोध स्पीकर बन गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिलकर उन्हें आसन तक पहुंचाया। इसके बाद नीतीश ने सभी विधायकों से कहा, खड़े होकर स्पीकर को प्रणाम कीजिए। इस दौरान सदन में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे गूंजे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी है कि भारत टैक्सी ऐप दिसंबर से ही पूरे देश में शुरू हो सकता है। यह ऐप सहकार टैक्सी को कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से संचालित होगा। इस ऐप का उद्देश्य देश के कैब और टैक्सी ड्राइवरों को निजी कंपनियों की मनमानी से मुक्त कराना होगा। साथ ही कमीशन पर भी रोक लगेगी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली भारत की तीसरी स्वदेशी पनडुब्बी INS अरिदमन जल्द नौसेना में शामिल होगी। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने यह जानकारी दी है। एडमिरल त्रिपाठी के मुताबिक नेवी अपनी समग्र युद्ध क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 स्टील पनडुब्बियों के प्रस्तावित अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। आज रुपया $US के मुकाबले अब 42 पैसे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर 89 रुपीज 95 पैसे पर आ गया है। ऐसा विदेशी बाजारों में अमेरिकी करेंसी की मजबूती और लगातार विदेशी फंड के निकलने की वजह से हुआ है। फॉरेक्स ट्रेडर्स के अनुसार कॉर्पोरेट्स, इंपोर्टर्स और विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की मजबूत डॉलर की डिमांड की वजह से रुपए पर दबाव बढ़ा है। साथ ही कच्चे तेल की बड़ी कीमतों का भी असर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल अब बतौर खिलाड़ी IPL में नजर नहीं आएंगे। उन्होंने आज एक भावुक पोस्ट लिखकर इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 37 साल के मैक्सवेल लंबे समय से फॉर्म और फिटनेस से जूझ रहे थे। शायद यही वजह थी कि उन्होंने 2026 ऑक्शन के लिए अपना नाम भी नहीं भेजा था। इससे पहले वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसल भी IPL से संन्यास ले चुके हैं।